Revolutionary Plans with Ateeb Ahmed. अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीब अहमद और आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी प्लान्स। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम एक बहुत ही अहम क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट के करीब जा चुकी है? क्या पाकिस्तान की मईशत में डिफ़ॉल्ट आ सकता है? नाज़रीन, इस क्वेश्चन के ऊपर डीप जाने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? जब हमें यह पता होगा कि भाई डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, तभी हम डिफ़ॉल्ट ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि क्या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस उसको क्या वाकई डिफ़ॉल्ट आ सकता है, या डिफ़ॉल्ट अगर डिफ़ॉल्ट आता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो फिर हम कहाँ पे खड़े होंगे? आम बंदे की लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आएंगे, और फिर डिफ़ॉल्ट की असल रीज़न क्या है? तो सबसे पहले नाज़रीन हम आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन के ऊपर कि व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट। नाज़रीन, आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कुछ ऐसी आलमी ताकतें छाई हुई हैं, कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं, जिस तरह जो जिनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ, और फिर वर्ल्ड बैंक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, फैटफ है। ये कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं कि जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ को फाइनेंशियली इंटरेस्ट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट उस कंडीशन को कहते हैं कि जिस कंडीशन के अंदर कोई भी कंट्री अपने डेप्ट को पे करने से रिफ्यूज़ कर दे। अब जब कोई कंट्री अपने डेप्ट को, यानी जो आईएमएफ का डेप्ट उसके ऊपर होता है, जो वर्ल्ड बैंक का डेप्ट उसके ऊपर होता है, जो फैटफ का डेप्ट उसके ऊपर होता है, जब वो उस डेप्ट को पे करने से रिफ्यूज कर देती है, तो सो इन दैट कंडीशन द कंट्री इज सेट टू बी इन डिफॉल्ट, कि अब इस कंट्री को डिफॉल्ट आ चुका है। तो अब आप जानते ही हैं जैसे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितने बड़े कर्जे के नीचे दबी हुई है। तो अब हमें देखना है कि ये ऐसी कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनकी वजह से आज हम डिफ़ॉल्ट पे आ चुके हैं। नाज़रीन, इसके लिए इसके ऊपर ज़रा ब्रीफ में आपको करने के लिए, अभी तो इस वीडियो के अंदर इतना लेंथ नहीं दे सकूँगा। आगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस चैनल पे देखते जाओ, तो मैं इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर मज़ीद वीडियोस जो कि आपके लिए इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन होगी उसमें, उसको लाता रहूँगा। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो आगे वीडियोस डालूँ उसको भी देखते जाइएगा। आज के प्रोग्राम में बस थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट के ऊपर डिस्कशन है। देखिए, सबसे पहली बात याद रखें, मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री के अंदर लेके जाऊँगा। देखिए, 1803 के अंदर अंग्रेज़ हमारे पास आया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आया, फिर जैसे ही 19वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई, वो हमारे ऊपर हमें उसने कॉलोनाइज़ कर लिया, ठीक है ना? तो ये जिस टाइम पे हम यानी इंडियंस जो थे, जो सब कॉन्टिनेंट्स थे, हम अंग्रेज़ के यहाँ कॉलोनाइज़ थे ना, उस टाइम पे सिर्फ हम कॉलोनाइज़ नहीं थे भाई, उस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया कॉलोनाइज़ थी, ठीक है ना? उस टाइम के ऊपर जितनी भी कंट्रीज़ थी, जितनी भी नेशंस थी, यानी कि अगर आप अरब कंट्रीज़ को देखते हैं, अगर आप मलेन नेशनलिज्म की कंट्रीज़ को देखते हैं, दीगर जितनी भी कंट्रीज़ है, ये आपने याद रखना है कि उस टाइम पे जो मोड ऑफ कंट्रोल था ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लॉबी का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लॉबी का, कि हमने अपने इस ऑर्डर को, अपने इस ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी को, जिसके अंदर जिसका पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी है, उसको हमने किस तरीके से दुनिया के ऊपर थोपना है, कि हमने जाना है पहले। अगर हम उस कंट्री की फ़ौज के साथ लड़ नहीं सकते, तो हमने ट्रेडिशनली यानी ट्रेड के थ्रू उनको कंट्रोल करना है, ठीक है? जिस तरह हमें किस तरह कंट्रोल किया, हमें लड़ के कंट्रोल नहीं किया, ठीक है? हमें ट्रेड के थ्रू कंट्रोल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। फिर हमें जब उनको मौका मिला, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमें कॉलोनाइज़ कर लिया। अगर पहले ही मुगलों को पता होता कि, वैसे यार मुगल भी इतने कोई फरिश्ते नहीं थे, लेकिन अगर मुगलों को पहले पता होता कि भाई ये बंदे ट्रेड के लिए नहीं आ रहे, ये तो कॉलोनाइज़ करने के लिए आ रहे हैं हमें, तो वो उनको बढ़ने ना देते यहाँ पे। और किसकी हिम्मत थी कि जो यहाँ पे आ सकता फिर। खैर, जिस तरह हमें कॉलोनाइज़ किया, दीगर दुनिया की ताकतों को, बड़ी बड़ी ताकतों को कॉलोनाइज़ कर लिया ब्रिटिश ने। याद रखें, उस टाइम पे जो मोड था ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने निज़ाम को थोपने का, वो कॉलोनाइजेशन था। फिर ये जो इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ये हमारी तरह तो नहीं है कि हम उस निज़ाम को, हमने अलमारियों के अंदर, हमारा जो निज़ाम है ना, हमारा निज़ाम ये है, ये हमारा निज़ाम है, ये हमारा ऑर्डर है इसके अंदर, ठीक है ना? ये हमारा पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर है, कोई मज़हब नहीं है इस्लाम, ठीक है ना? हमने इसको अलमारी के अंदर बंद करके रखा हुआ है। वो हमारी तरह तो नहीं है, वो डिस्कशंस करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, वो इस तरीके से। तो उनको ये समझ आया, किसको? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लॉबी को, एलुमिनाटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, फ्री मैसन्स की ऑर्गेनाइजेशन को, कि भाई देखो, हम
जो ये तरीका हमने आजमाया हुआ है ना कि भाई कॉलोनाइज कर लो, इसके अंदर हमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, यानी ये हमारे लिए फ़ीज़िबल नहीं है। अब क्यों फ़ीज़िबल नहीं है, ज़रा ये देखिए। सबसे पहली बात, अपना वायसराय भेजो, ठीक है ना। अब वायसराय जो है, सिर्फ एक वायसराय तो नहीं भेजना, आपके जितने भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जिस तरह आपका ट्रांसपोर्ट का अफेयर होता है, या आपका जिस फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, या दीगर कुछ ऐसे अफेयर्स होते हैं जो कि आपको खुद चलाने हैं। अब उसके लिए चलाने के लिए मिनिस्टर्स और पूरी ब्यूरोक्रेसी आपको ब्रिटिश से भेजनी है, और कहाँ कहाँ भेजेंगे, पूरी दुनिया को आपने कॉलोनाइज करना है, ये भी आपका मिशन है, ठीक है ना। ये इनका मिशन है कि हमने ऑर्डर ऑफ इल्म, जिस तरह हमारा मिशन है कि हमने इस्लाम को पूरी दुनिया के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। पर दूसरे मकाम पे कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने भी, देखिए हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्यों भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको होल फॉर द होल ह्यूमैनिटी। तो इनका भी इसी तरीके से ये ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी जो है, इसको पूरी दुनिया के ऊपर इन्होंने थोपना है। तो ज़ाहिरी बात है, अब इस पूरे ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी को जब आपने पूरी दुनिया के ऊपर थोपना है ना, तो फिर आप कॉलोनाइजेशन के थ्रू नहीं कर सकते ना। वो मैंने कहा कि आपने वायसराय भेजना है, फिर आपने मुख्तलिफ और टैक्टिक्स हैं जिसको आपने यूज़ करना है, मतलब कि अब फॉरेन मिनिस्टर आपका होगा, उसके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, वो भी ज़ाहिर बात है, क्योंकि आप उन लोगों पे एतमाद नहीं कर सकते, वो किसी भी टाइम रिवॉल्ट कर सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी 1857 के अंदर अच्छी खासी रिवॉल्ट हुई है, लेकिन खैर उसके बाद जो रिवॉल्ट करने वाली कौम थी, उसका माइंड सेट ही तब्दील कर दिया अलीगढ़ की तहरीक ने, जिसकी वजह से आगे फर्दर रिवॉल्ट नहीं हो सकी। वरना अगर ऐसा नहीं हो सकता कि एक थोपा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और मुस्लिम भी हो और रिवॉल्ट भी ना हो, ऐसा नहीं होता। मुसलमान, इस्लाम क्या है, वही ना, मेरा मज़हब बगावत है, कि इस्लाम तो बगावत कहता है ना, जो गैरुल्लाह, तो जैसे इकबाल कहता है, माँ से अल्लाह के आग है तकबीर तेरी। तो भाई वो मुसलमान जब मुसलमान ही ना रहे, उसको उसकी आइडियोलॉजी बुला दी जाए, तो फिर रिवॉल्ट नहीं होती। खैर, तो इनको रिवॉल्ट का डर भी है, इनका पैसा ज़्यादा लग रहा है, इनका टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक्सपेंडिचर कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अब हमने शिफ्ट करना है फ्रॉम कॉलोनाइजेशन या कॉलोनिज्म टू इंटरेस्ट बेस्ड इंपीरियलिज्म, फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म। और ये जो फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म होगी, ये ग्लोबल होगी, जिस तरह कॉलोनिज्म ग्लोबल है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम कंट्रीज़ को अंदर जाके कब्जा नहीं करेंगे, उनको फ्री कर देंगे। यानी कि अब हम बज़ाहिर ये ऐलान कर देंगे कि तुम जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हो, हमारा निज़ाम अब नहीं चलेगा, हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिए 1948 के अंदर, खुद 1948 के अंदर जो इसका प्लान था इंडिया के फ्रीडम का, जो कि बहुत आपने मुतालबे करके लिया था, लॉर्ड माउंटबेटन आया, उसने कहा पुत्र 48 में क्या लेना है, अभी ले जाओ। ये खैर वो बहुत बड़ी डिटेल है, अभी मैं उसको टच नहीं करता। खैर, इन्होंने कंट्रीज़ को बज़ाहिर फ्री कर दिया कि भाई जाओ, जो मर्ज़ी करो, तुम्हारा ऑर्डर, तुम्हारी जगह, तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन अब और इरा स्टार्ट हुआ है डिसेप्शन का, दज्जालियत, धोखा, कि अब बज़ाहिर तो इन्होंने ऐलान कर दिया, लेबल तो ये लगा दिया कि भाई अब फ्रीडम है, अब डेमोक्रेसी है, अब जाओ, अब जिस फॉर एग्जांपल हमें पाकिस्तान दिया तो कहा जो मर्ज़ी निज़ाम तुम चाहो अब चला सकते हो, ठीक है। हमने ये नारा लगाया कि भाई हम इस्लाम का निज़ाम इम्प्लीमेंट करेंगे। उनको इंडिया दिया, दो मर्जी निज़ाम, भारत माता, जो भी तुम्हारे पास निज़ाम है, उनके पास तो कोई निज़ाम ही नहीं ना, वो तो हिंदुइज़्म किसी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम तो नहीं है ना। खैर, जो निज़ाम तुम चलाना चाहते हो तुम चलाओ, जिस तरह पहले चल रहा था उस तरह चलाओ, मलूकियत है, खिलाफत है, डेमोक्रेसी है, अब तुम्हारी मर्ज़ी। बज़ाहिर तो ये ऐलान किया। इसी तरह जिस बाकी अरब स्टेट्स को फ्री किया कॉलोनिज़म से, देखिए जिस टाइम वो जो इकबाल ने नज़म लिखी थी ना, थ्रू इस्लाम, उस टाइम पे इकबाल कहता है कि यार सिर्फ 3 दुनिया के अंदर ऐसी स्टेट्स है, अपनी नसर के अंदर इकबाल लगता है कि भाई दुनिया के अंदर 3 ऐसी रियासतें हैं कि जो आज़ाद है, मुस्लिम स्टेट्स। यानी ये हालत थी 20th सेंचुरी के स्टार्ट में मुस्लिम्स की, और आज आप देखें फ्री हैं, लेकिन 57 पेट्रोटिज्मिक बाउंड्रीज है, लेकिन क्या हाल है। खैर वो देखें ना, ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, ठीक है ना। तो हमें बज़ाहिर तो जितनी भी स्टेट्स थी उनको कॉलोनिज़म के नरगे से आज़ाद कर दिया, लेकिन उनको परमानेंटली पकड़ लिया, और ऐसे तरीके से पकड़ा कि अब आप कभी कह भी नहीं सकते हो कि हम गुलाम हैं, लेकिन असल में आप बदतरीन गुलाम हो, ठीक है ना। किस तरह गुलाम हो, देखिए पॉलिटिकली कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जिसका नाम रखा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएनओ, ठीक है ना। अब यूएनओ के अंदर आपको किसी भी कंट्री को रजिस्टर्ड होना ही होना है लाजमी। अच्छा, बज़ाहिर आप फ्री हो, आपका अपना, आप नाम अपनी मर्जी से रखो,
आइन बनाने के लिए आप खुद मुख्तार हो। ये पोल खोलूँगा, इंशाल्लाह मैं खोलता रहूँगा कि हम आइन बनाने में कितने खुद मुख्तार थे, ठीक है ना। जिसने आइन बनाने के लिए थोड़ी सी भी खुद मुख्तारी की बात की, उसको तो सरेआम चौक चौराहे के ऊपर गोली मार दी गई और आज तक उसके केस का फैसला नहीं हो सका। वो बेचारा तो फटी हुई कमीज़ के साथ दफन हो गया, ठीक है ना। वो अजीम शख्सियत यकीन करें, लियाकत अली खान साहब। खैर, ये बड़ी दर्दनाक बातें हैं, आती रहेंगी बीच में। देखिए, आप बज़ाहिर आइन बनाने के अंदर खुद मुख्तार थे, लेकिन हुआ क्या, यूएनओ के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना है। यूएनओ एक मसवदा बनाएगा, जिस मसवदे को क्या कहा जाएगा, ह्यूमन राइट्स। अब वो ह्यूमन राइट्स हैं क्या, वही ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी है, उसके ऊपर लेबल लिख दिया ह्यूमन राइट्स का। अब हर फ्री कंट्री को के ऊपर लाजम है कि आपने वो जो हमारी नज़दीक या उनके नज़दीक, यानी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो आपके नज़दीक भी ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारा राइट और रॉन्ग का पैमाना है वही आपका भी पैमाना है, और जो हम कह रहे हैं वो करो। जो भी कंट्री यूएनओ के अंदर शामिल है, नहीं करोगे, यानी ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की अगर आप बात नहीं मानोगे, तो क्या आपके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, आपके ऊपर बैन लगना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता था, कोई भी कंट्री सवाल उठाए कि भाई हम क्यों तुम्हारी बात माने, हम क्यों, यूएनओ हमारा मामा लगता है। आज अफगानिस्तान के अंदर अगर अफगान गवर्नमेंट ये बैन कर देती है वल्गैरिटी को, देखिए आपने हिजाब को इम्प्लीमेंट किया, मतलब आपने वल्गैरिटी को एंड कर दिया, को एजुकेशन को बैन कर देती है, ये जितनी भी को इंक्लूजन ऑफ बोथ जेंडर्स है सोसाइटी के, तो उसको बैन कर देती है, हिजाब इम्प्लीमेंट कर देती है। तो यूएनओ की पेट में मरोड़ के उठते हैं और बकवास करते हैं कि जी हम उनकी वुमेन के राइट्स, और वो जो तुम 56,000 मोर देन 56,000 ड्रोन अटैक्स किए हैं तुमने पिछले 20 सालों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो औरतें और बच्चे मरे, उस वक्त तुम्हें वुमेन राइट्स का ख्याल नहीं आया। अब तुम बकवास कर रहे हो कि भाई वुमेन राइट्स ऑफ अफगानिस्तान हमें ख्याल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कोई भी कंट्री इनकी बात क्यों माने, हम क्यों इनका झगड़ा एक्सेप्ट करें। अब तो ये निकल चुके हैं ना, अब तो इनकी फौजें हमारी एरियाज़ को छोड़ के जा चुकी हैं, फिर हम इनको तसल्लुत को क्यों एक्सेप्ट करें। तो उसके लिए याद रखें, एनजीओज़ का पुराना बहुत प्रिमिटिव, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, एक नरगा है। वो क्या नरगा है, कोई फौज नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई खून नहीं, इंटरेस्ट के थ्रू कंट्रोल कर लो। इन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जिस तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, फैक्टर्फ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस तरह के सारे इंस्टीट्यूट्स बनाने का मकसद ये था कि ये जो कंट्रीज जिन्हें हमने फ्री किया ना, इन्हें फाइनेंशियली पकड़ लें। अब जब ये फाइनेंशियली हमारे कंट्रोल में होंगे, इनका हमारे ऊपर अच्छा खासा डेप्ट होगा, और उस डेप्ट के ऊपर भी अच्छी खासी इंस्टॉलमेंट होगी ना, और वो इतनी इंस्टॉलमेंट होगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता डेप्ट से भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, यानी डेप्ट से भी डबल ट्रिपल होती चली जाएगी। तो इन्होंने ये फैसला कर लिया ऐसा कुछ करने का, ठीक है ना, याद रखें। अब हुआ अब ये सवाल पैदा होता है कि हम आईएमएफ बन गया, ये सारी इंस्टीट्यूट्स के पास कंट्री या कोई भी मुल्क जाए क्यों, सवाल पैदा होता है ना। उसके लिए क्या किया कि अपनी मर्जी के लोगों को, अपनी मर्जी के माफियाज को उन कंट्रीज के ऊपर मुसल्लत किया, ठीक है ना। मसलन आपको पता है, अच्छे तरीके से लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 फैमिलीज हैं जो आज तक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जो है, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है ना, उसके अंदर डोमिनेंट सिर्फ 2 फैमिलीज है। बात याद रखें, ये 2 फैमिलीज नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ा माफिया है, इनकी पार्टी मेंबर्स हैं, इनके मिनिस्टर्स हैं, जो कि इस फैमिली से नहीं अलग रखते, बिलोंग नहीं करते। फिर उनके नीचे एक बहुत बड़ा सेटअप है ब्यूरोक्रेसी का। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये लाखों लोगों का सेटअप है, और इन लाखों में से हर एक बंदे ने इस कंट्री के रेवेन्यूज से अरबों डॉलर कमाए हैं, एक एक बंदे ने, यानी इतना कमाया है कि जितना पाकिस्तान का पूरा कौमी खजाना भी नहीं है। इन्होंने तो वो सिस्टम किया। अब जब ऐसे लोग आते हैं, और ऐसे लोग क्यों आते हैं, डेमोक्रेसी की वजह से। अभी इंशाल्लाह डेमोक्रेसी के ऊपर मैं इसी चैनल के ऊपर सीरीज स्टार्ट करूंगा कि उसके अंदर हम इंशाल्लाह डेमोक्रेसी को एक्सपोज करेंगे, ठीक है ना। तो वो जो नाम निहार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं ना, वो बहुत काम खराब करती हैं, ठीक है ना। अब वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं, वो करती हैं करप्शन। उनके नीचे वो माफिया होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता। जिस भी फॉर एग्जांपल किसी भी डिपार्टमेंट का कोई मिनिस्टर बन जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में,
मैं इंशाल्लाह डेमोक्रेसी को जब एक्सपोज करूंगा उसके अंदर ये बातें डिटेल के साथ होंगी। उस बंदे को उस महकमे का कुछ पता नहीं होता, वो बेड़ा गर्क करता है, वो एक ही काम करता है, वो माल बनाता है। जब वो माल बनाता है तो वो सिर्फ खुद माल नहीं बनाता, जो उसके हवारी होते हैं, जिन लोगों से उसने वोट लेना होता है, उनको भी माल बनाता है। फिर जो उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है उसको भी छूट देता है, ब्यूरोक्रेसी वैसे ही पाकिस्तान की। फिर इस तरह से क्या होता है कि उस महकमे के अंदर कोई बेटरमेंट आने के बजाय जो महकमे का रेवेन्यू होता है ना, वो भी बट जाता है, तकसीम हो जाता है उन लोगों के अंदर। इससे क्या होता है कि कंट्री की जो ज़रूरियात होती है ना, ठीक है ना, वो पूरी नहीं हो पाती। कंट्रीज़ को इंपोर्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं होता। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक तो ये नंबर वन रीज़न नंबर टू एक आलमी करेंसी जो $1, आप $1 का नोट उठाओ, $1 का जो नोट है ना, इसके ऊपर एलुमिनाटी का जो सिंबल है वो बना हुआ है पहली बात। उसके ऊपर जो रोमन में लिखा हुआ है नॉर्वस ऑर्डो सिक्लोरम, अगर आप गौर से देखें, मैं स्क्रीन के ऊपर चला भी दूंगा, इस नॉर्वस ऑर्डो सिक्लोरम का मतलब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और नीचे रोमन में लिखा हुआ भी है 1776। इसका क्या मतलब है कि भाई ये डॉलर एक ऐसी करेंसी है, याद रखें, कि जिसके थ्रू आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। अब डॉलर ऊपर लेके जाएं किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट में। अच्छा, आम तौर पे आप किसी लिबरल को सुनेंगे ना तो वो कहेगा कि भाई ये गोल्ड रिजर्व पे होता है, ये फलां फलां। देखें, जब डॉक्टर एमनो ज़वाहिरी को कत्ल कर रहा था अमेरिका ने, अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई लंबी बात नहीं कर रहा, तो हमारा डॉलर कहाँ पे था? कुछ भी नहीं हुआ, हमारे कोई गोल्ड रिजर्व इंक्रीज़ नहीं हुए। एमनो ज़वाहिरी को हमने उसका गेट वे दिया है कि जाओ यहाँ, जब ब्लूम आया उसने गाड़ियाँ दी हैं तो यहाँ रास्ते खुल गए हैं, और उस बंदे की पार्टी ने रास्ते खोले हैं जो कहता है भाई मैं अमेरिका से गुलामी है, रास्ते खुले हैं, जाके वहाँ उसको मारा है एमनो ज़वाहिरी को, और जनाब उसी टाइम डॉलर आप देखें कहाँ पे आ गया। बाकी कोई बेटरमेंट नहीं आई, यही गवर्नमेंट चल रही थी, क्या था? तो ये डॉलर की जो करेंसी है ना, इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं। फिर मैं कह रहा हूँ बात लंबी हो जाएगी कि डॉलर की जो करेंसी है ना, ये इनके हाथ में है। जब ये किसी रिस्पेक्टिव करेंसी के अकॉर्डिंगली उसको ऊपर या नीचे करते हैं ना, तो वो कंट्री ऊपर नीचे होती है, लोगों की जिंदगियां ऊपर नीचे होती हैं। खुद देखें आप, डॉलर रेट्स के साथ आप नहीं चल रहे होते, सब कुछ डॉलर रेट्स के साथ चल रहा है। आपके घर के अंदर छोटी से छोटी चीज़ आती है डॉलर पे चल रही है, और डॉलर की करेंसी पूरी की पूरी इंटरेस्ट पे चल रही है। तो याद रखें, एक तो डेमोक्रेसी के ज़रिए, एक इस आलमी करेंसी डॉलर के ज़रिए लोग ये कंट्रीज़ की फाइनेंस को पहले कमज़ोर करते हैं। जब कंट्रीज़ की फाइनेंस कमज़ोर हो जाती है तो फिर उन कंट्रीज़ के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो रजू करते हैं आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, इस तरह के एरियाज। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि जो कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो भी कंट्रोल होते हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जितने भी आज तक आए हैं, उनकी हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो उनके अंदर कई हैं, ठीक है ना, शौकत मीर, शौकत तरीन साहब भी, शौकत मीर भी, कई ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि पहले आईएमएफ में काम करते थे, बाद में उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया गया। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि आईएमएफ के मोहरे थे वो। अच्छा, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं फिर ये जाते हैं आईएमएफ के पास, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये होते हैं लोन बेस, डेप्ट बेस, और वो इंटरेस्ट बेस होते हैं। तो फिर क्या होता है कि आईएमएफ इन्हें एक चीज़ ऑफ़र करती है जिसे कहते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट पेड, यानी कि हम आपको इतनी पैसे देंगे, आप अपने जो भी आपके रिजर्व्स कम हो गए हैं या कोई भी चीज़ आप उसको कर लो, ये इनकी ड्यूरेशन इतनी, और वो ड्यूरेशन हमेशा बहुत शॉर्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट, कि अमाउंट ज़्यादा होती है, ड्यूरेशन शॉर्ट होती है। और जब तक वो ड्यूरेशन आती है, डॉलर की प्राइस भी बढ़ गई होती है, क्योंकि आपने आके अंदर अपनी कंट्री के अंदर उसे अपनी करेंसी में यूज़ करना होता है। उतनी देर में डॉलर की प्राइस भी बढ़ जाती है जब तक वो ड्यूरेशन बढ़ती है, और वो जानबूझ के उस कंट्री की डॉलर प्राइस बढ़ाते हैं, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन देते हैं, और वो ड्यूरेशन हमेशा छोटी होती है। और फिर कहते हैं कि जब इस ड्यूरेशन तक आप दोगे तो इतनी इंस्टॉलमेंट, जब इससे आगे निकल जाओगे तो जितना आगे निकलोगे उतनी इंस्टॉलमेंट आपकी बढ़ती चली जाएगी, और वो इंस्टॉलमेंट इतनी बढ़ जाती है कि वो उतना डेप्ट भी नहीं होता। तो इस तरह फिर क्या होता है कि इन कंक्लूजन, इन शॉर्ट, के कंट्रीज़ को चस्का पड़ जाता है आईएमएफ के पास जाने का, फेटअप के पास जाने, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाकर भीख मांगने का। पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था 1960 के अंदर। 1960 के अंदर हम पहली दफ़ा कशकोर उठा के गए थे आईएमएफ की बारगाह के अंदर, और आज तक हम
इतने गुलाम बन गए, इतने गुलाम बन गए कि आज मोर देन $158 बिलियन का हमारा डेप्ट है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो डेप्ट है हमारे ऊपर क्यों है। और मैंने आपको पहले कह दिया कि डिफ़ॉल्ट का मतलब ही ये होता है कि जब कोई कंट्री रिफ्यूज़्ड कर दे इस बात से कि हमने अपना आपका डेप्ट जो है ना वो पे नहीं करना, तो उस कंट्री को कहते हैं डिफ़ॉल्ट स्टेट। जिस तरह पीछे अभी श्रीलंका भी हुआ। तो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन ये चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट प्राइस है डॉलर की और जो बैंक प्राइस है डॉलर की, उसके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। फिर जो डॉलर के रिजर्व्स हैं ना, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, वो बहुत थोड़े हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि CDS है, आपका क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जिसे क्या कहते हैं ना, वो जनवरी 2021 के अंदर 4% था। आज दिसंबर 2022 के अंदर वो 93% तक इंक्रीज हो चुका है। और ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की इंक्रीजमेंट आई है, इसकी बेस के ऊपर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो ये कह रही हैं कि भाई अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट 70% चांसेस आ चुके हैं डिफॉल्ट। अब अगर IMF का नजर कदम होता है, IMF की जो अभी करंट इंस्टॉलमेंट है $1 बिलियन की, वो पूरी होती है, तब जाके हम बचेंगे। अभी इससे पहले हम अपने बजट का 70% इंटरेस्ट पे लगा चुके हैं। IMF की जो जो इंटरेस्ट बेस्ड जो भी इंस्टॉलमेंट्स थी उनको 1 साल की, वो मैंने पिछली वीडियो में उसका जिक्र किया, वो हम पे करने के लिए। तो भाई अभी भी हम अब हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है करंटली, किससे कह सकते हैं ना कि वो आपने एक शेर सुना होगा कि जारी है अज़ल से ये कानून इलाही, अमाल बिगड़ते हैं तो आती है तबाही। कि वो तबाही हमारे ऊपर आ चुकी है भाई, ठीक है ना, कि अब हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बिल्कुल जा चुके हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। भाई सोल्यूशन एक ही है। देखिए सारा रोला क्यों पड़ता है कि जब हम IMF के पास जाते हैं, जब हम FATF के पास जाते हैं, हमारे जो उनसे रिलेशंस होते हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम उनके जकड़े में फंस जाते हैं। और उनका मकसद यही है, जब वो हमें फाइनेंशियली कंट्रोल करते हैं तब हम उनके गुलाम बन जाते हैं। वो किसी भी वक्त हमसे अपना इंटरेस्ट वापस मांग सकते हैं, अपना कर्जा, अपना डेप्ट वापस मांग सकते हैं, हमें डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी डिफ़ॉल्ट का सिर्फ हमारे पर नहीं होता कि हम रिफ्यूज़ करते हैं, वो भी अपनी जो ड्यूरेशन होती है उसको शॉर्ट करके हम हमारे ऊपर डिफ़ॉल्ट मुसल्लत कर सकते हैं। वो अपनी करेंसी को हमारी करेंसी के रिस्पेक्ट में बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, फिर हम सारे के सारे इस चक्कर में फंसते हैं इंटरेस्ट की वजह से। तो भाई इंटरेस्ट के बारे में फिर अल्लाह का कुरान वाज़े कहता है कि अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, कि भाई अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह का तकवा क्या है कि तुम रिबा को छोड़ दो, इंटरेस्ट को छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़ानु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, और अगर तुम नहीं छोड़ते तो फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान जंग है। तो अब आप इस ऐलान जंग को, अब इस वॉर जो आपने स्टार्ट कर दिया, अब आप इसको बियर करें। अब आप जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, क्योंकि पर ये जंग आपने मोल ली है, ठीक है ना। तो अब इसका सोल्यूशन तो यही है भाई, आपको पता है इस बार रमज़ान मुबारक के अंदर फेडरल शरिया कोर्ट ये डिसीजन दे चुके हैं कि भाई पाकिस्तान के जो कम से कम जो इंटरनल जो हमारा इंटरेस्ट है ना, और ये भी इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जो आज हमारा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है वो भी कितना इंक्रीज़ हो चुका है, मैंने आपके सामने रखा। और इसी के साथ साथ हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स कम हो चुके हैं, हमारे ऊपर डेप्ट बहुत ज़्यादा है, और डिफ़ॉल्ट का तल्लुक ही डायरेक्टली डेप्ट के साथ है। इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा, इंशाल्लाह आपको आगाह करता रहूँगा। तो आज हमें फिर क्या करना है, कम से कम हमारा जो हमारे पास एक फेडरल शरिया कोर्ट का डिसीजन भी मौजूद है कि भाई आप जो आपका कम से कम जो बैंक के अंदर जो आपका इंटरनल इंटरेस्ट है ना, उसको तो बैंकिंग के अंदर से तो इंटरेस्ट को ख़त्म करो ना। तो कम से कम उसको तो ख़त्म करने के लिए आप कोई तहरीक चलाएं, कोई प्रेशर डालें, क्योंकि उसके अगेंस्ट, इसी शरिया कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, जो कि 20 साल के स्ट्रगल के बाद आया, 1992 के अंदर ये अपील दायर हुई थी। इस केस को कहते हैं इंसदाद सूद, ठीक है ना। ये फेडरल शरिया कोर्ट के अंदर 20 सालों से 1992 के अंदर ये केस दायर हुआ, और 2022 के अंदर, और 1922 के अंदर भी एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, फेडरल शरिया कोर्ट का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का। फिर उस सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको फेडरल शरिया कोर्ट की तरफ भेजा,
वो फिर 20 साल बाद अभी डिसीजन आया है, फिर इसके अगेंस्ट जो है मोर देन 50 बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने इसको फिर चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको भेजा था फेडरल शरिया कोर्ट की तरफ, फेडरल शरिया कोर्ट से फिर जो है वो बैंक्स इसको सुप्रीम कोर्ट, यानी एक मजाक है, इस कंट्री को हम एक मजाक के तौर पर लेके चल रहे हैं। तो भाई अब आपके ऊपर है, अवाम के ऊपर है कि आप प्रेशराइज करो, आप बाइकआउट करो इन बैंक्स का, आप एक बहुत बड़ी रिवॉल्ट, जिसे कहते हैं, देखिए मैं मेरे चैनल का क्या नाम है, रेवोल्यूशनरी प्लान्स। जो रेवोल्यूशन होता है ना, इस वक्त हमें रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। हम जो कॉन्स्पिरेसी में फंस चुके हैं ना ज्यूज़ की, हम इसके से निकल सकते हैं रेवोल्यूशन, इनकलाब के जरिए। और रेवोल्यूशन याद रखें हमेशा रिवॉल्ट से आता है, ये लिटरली भी ये रिवॉल्ट से निकला है। जब तक आप रिवॉल्ट नहीं ना करोगे, एक रिवॉल्ट बेस्ड कंपेन नहीं उठाओगे, गर्म जोशीली कंपेन, जिस तरीके से तहरीक खिलाफत थी 1923 के अंदर, तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा। तो आप एक प्रेशराइज्ड कंपेन बिल्ड करो जो कि इन ये सारे केसेस को डन करे।